मेट्रो में डॉक्टर हेनरी अपनी अद्भुत अवलोकन शक्ति से एक महिला को प्रभावित कर रहे हैं। जब वह डेट पर जाने वाला होता है तो एक दूसरी ट्रेन पटरी पर आ जाती है और उसकी ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे एक भयानक दुर्घटना हो जाती है। सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए या मर गए और हेनरी को एक धातु की छड़ पर लटका दिया गया। वह अपनी गिरी हुई जेब घड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। उनकी कहानी 200 साल पहले शुरू हुई, जब हेनरी एक गुलाम जहाज के लिए डॉक्टर के रूप में काम करते थे और उनके पास पहले से ही घड़ी थी। एक अश्वेत व्यक्ति को हल्का बुखार था और हेनरी को यकीन था कि उसे केवल आराम की जरूरत है। हालांकि मालिकों को डर था कि उस आदमी को हैजा हो गया है और वे उसे पानी में फेंकना चाहते थे। हेनरी ने गुलाम का बचाव करने की कोशिश की तो मालिकों ने उसे गोली मार दी और उसका शव समुद्र में फेंक दिया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे वह जीवित रहा और अब हेनरी अमर है। जब भी हेनरी की मृत्यु होती है, उसका शरीर पानी में नग्न अवस्था में दिखाई देता है, जो कि ट्रेन दुर्घटना के बाद हो रहा है। पार्क में हर कोई उसे घूरता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। रिहा होने के बाद वह एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में अपने घर जाता है और अपनी डायरी में नवीनतम घटना जोड़ता है, जिस पर वह हर बार मरने का हिसाब रखता है। इस बीच जासूस जो को दुर्घटना की जांच करने के लिए बुलाया जाता है और उसे हेनरी की घड़ी मिल जाती है। पुलिस ने हर कार की तलाशी ली, लेकिन कोई जीवित नहीं मिला। शवों को NYC मेडिकल परीक्षक के कार्यालय में भेजा जाता है, जहां हेनरी एक रोगविज्ञानी के रूप में काम करता है। वह ट्रेन ड्राइवर को खोलने पर काम कर रहा है। जब जो अपडेट पूछने के लिए आता है, अपने अवलोकन कौशल से वह बता सकता है कि जो एक विधवा है और उसे शराब की समस्या है। जांच पूरी करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ड्राइवर को जहर दिया गया था। उसी समय फोन बजता है और हेनरी को एक रहस्यमय आदमी की यह कहते हुए आवाज सुनाई देती है कि उसने उसे रेल दुर्घटना में जीवित बचते हुए देखा था, लेकिन हेनरी द्वारा उसकी पहचान पूछने से पहले ही वह आदमी फोन काट देता है। कुछ क्षण बाद जो स्टेशन की सुरक्षा कैमरे की जांच करती है और हेनरी को ट्रेन में चढ़ते हुए देखती है। अगले दिन हेनरी काम पर जाता है और एक गुमनाम लिफाफा पाता है, जिसमें 1955 में उसकी और उसकी दिवंगत पत्नी अबीगेल की तस्वीर है। वह हमेशा मानती थी कि हेनरी को एक महान उद्देश्य के लिए अमर होने के लिए चुना गया था। लिफाफे में मेट्रो दुर्घटना से जुड़ा एक अखबार और एक नोट भी है, इसलिए हेनरी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रहस्यमय फोन करने वाले ने यह दुर्घटना इसलिए कराई ताकि यह साबित हो सके कि वह अमर है। इसके बाद हेनरी मृत ड्राइवर से रक्त का नमूना लेता है और उसे घर ले जाता है। उसका दत्तक पुत्र अबे उसका रहस्य जानता है और उसे जहरीला खून का इंजेक्शन देता है। हेनरी मर जाता है और हमेशा की तरह नदी में प्रकट होता है, लेकिन अब वह जानता है कि जहर एकोनाइट है। जब वह घर लौटने की कोशिश करता है तो पाता है कि जो और पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। वे उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाते हैं और जो उसे घड़ी दिखाती है। हेनरी आसानी से विषय बदल देता है और उन्हें एकोनाइट के बारे में बताता है। वह बताता है कि वह हत्यारा नहीं हो सकता क्योंकि वह उन्हें जहर के बारे में बता रहा है और उनके पास उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए वह चला जाता है। बाद में प्रयोगशाला में हेनरी फिर से शरीर की जांच करता है जब तक उसे जहर के इंजेक्शन से बनी चोट और एक फिंगरप्रिंट नहीं मिल जाता। वह इस प्रिंट को पुलिस स्टेशन ले जाता है और उन्हें पता चलता है कि यह हंस नाम के एक आदमी का है। जो और हेनरी हंस के घर जाते हैं और जमीन पर एक मरा हुआ चूहा देखते हैं। इसे एक सुराग के रूप में देखते हुए हेनरी पिछवाड़े की खोज करता है और एकोनाइट पौधे से भरा एक ग्रीन हाउस पाता है। फिर वे गैराज की जांच करते हैं, जहां उन्हें एक प्रयोगशाला और जहर मिलता है। उसी समय हंस आता है और जो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर जहर का एक गिलास फेंक देता है और अपनी कार में भाग जाता है। एकोनाइट जो के हाथ को चोट पहुंचा रहा है और उसके रक्त प्रवाह में जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हेनरी इसे बेअसर करने के लिए आग लगाता है। जल्द ही एक पुलिस टीम अधिक जानकारी के साथ पहुंचती है। हंस की पत्नी की मौत मेट्रो दुर्घटना में हुई थी, जो उसी ड्राइवर के कारण हुई थी जिसे उसने बदला लेने के लिए जहर दिया था। इससे हेनरी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हंस रहस्यमय कॉल नहीं है। प्रयोगशाला की त्वरित तलाशी से पता चला कि 2 गैलन जहर गायब है और इथेनॉल के निशान हैं। हंस के नोट्स पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कुछ चित्र देखकर हेनरी ने निष्कर्ष निकाला कि उसने उस स्टेशन पर बड़े पैमाने पर मौत का कारण बनने के लिए जहर को पानी में घुलनशील बना दिया है, जहां उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। टीम ग्रैंड सेंट्रल की ओर दौड़ती है और हेनरी का अनुमान है कि हंस छत पर एयर कंडीशनिंग में जहर डालने के लिए गया होगा। दुर्भाग्य से हंस उन्हें पहले देख लेता है और जो को गोली मार देता है। हेनरी हंस से लड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन संघर्ष में उसे गोली लग जाती है। हंस के पलटने के बाद हेनरी उससे भिड़ जाता है और वे दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं और एक कार पर गिरकर मर जाते हैं। कुछ समय बाद जो अस्पताल में हेनरी को अपने बिस्तर के पास पाकर जागती है। उसे याद है कि उसने उसे गिरते हुए देखा था, लेकिन वह उसे समझाता है कि यह असंभव है और कहता है कि हंस ने खुद को मिटा दिया है। उसी समय उसे रहस्यमय आदमी का फोन आता है, जो कहता है कि उस पर भी हेनरी जैसा ही अभिशाप है और वह उन दोनों के लिए सब कुछ खत्म करने का रास्ता खोज रहा है। बाहर निकलते समय हेनरी को याद आता है कि कैसे वह युद्ध में लड़ते समय एबिगेल से मिला था और कैसे उसने एक शिशु के रूप में एबे को एक यातना शिविर से बचाया था। एक शाम रोती हुई विकी टैक्सी में है और किसी को फोन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह ड्राइवर को पुल पर रुकने के लिए कहती है और खुद भी कार से बाहर निकलकर खुद को मिटा देती है। शव हेनरी के मुर्दाघर में पहुंच जाता है और पुलिस सोचती है कि उसने ये खुद किया है, लेकिन हेनरी को यकीन है कि यह हत्या थी, क्योंकि फ्रैक्चर के कोण और निशानों से पता चलता है कि वह प्रभाव के क्षण के लिए तैयार थी। जो ये जानकारी अपने बॉस जोआना के पास ले जाती है, जो यह नहीं मानती कि यह हत्या थी और जो को मामले को आत्मविलोपन के रूप में बंद करने के लिए कहती है। हालांकि हेनरी ने ऐसी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जो उसके चिकित्सा ज्ञान के खिलाफ है। विकी के माता पिता उसके कार्यालय में आते हैं और कसम खाते हैं कि उनकी बेटी एक खुशमिजाज इंसान थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उन्हें देखकर हेनरी को अबीगेल के बारे में सोचना पड़ता है और कैसे उन्होंने मिलकर अबे का पालन पोषण किया। उस रात हेनरी पुल पर जाता है और जांच करने के लिए किनारे पर चढ़ जाता है। उसे विकी के जूतों और नाखूनों के निशान मिलते हैं, जहां उसने
संघर्ष किया था। उसे एक को भी मिलता है और वह फिसल जाता है, लेकिन गिरने से बचने के लिए वह समय रहते उसे पकड़ लेता है। जब वह वापस पुल पर चढ़ता है तो उसे एक ट्रक से टक्कर लग जाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। ड्राइवर ने उसकी जांच करने की कोशिश की, लेकिन शव पहले ही गायब हो चुका था। अगले दिन उन्हें विकी के नाखूनों के नीचे नई चीजें मिलती हैं। पुल के नीचे से पेंट और एक हमलावर की त्वचा के कण जिन्हें उसने खरोंच लिया था। हेनरी को अपनी मेज पर रहस्यमय आदमी का एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा है कि उसे पता है कि हेनरी फिर से मर गया है। वह नोट अभी के पास ले जाता है, जो देखता है कि कागज बहुत पुराना है। नए सबूतों की बदौलत जो जांच जारी रखती है और उसे पता चलता है कि विकी ने पहले ही पेरिस जाने वाली उड़ान के लिए चेक इन कर लिया था। वह और हेनरी विकी के कॉलेज में उसके प्रोफेसर जेम्स से बात करने जाते हैं, जो बिना पूछे ही उन्हें बहाना दे देता है। इस और अन्य छोटे सुरागों के कारण हेनरी ने पाया कि विकी का उसके साथ संबंध था और वे उसे एक संदिग्ध मानते हैं। हेनरी एक पेन चुराता है ताकि डीएनए टेस्ट कर सके जो विकी के नाखूनों के नीचे पाई गई त्वचा से मेल खाता है। वह और जो जेम्स की पत्नी से मिलने जाते हैं और वह उसके बहाने का समर्थन करती है, हालांकि हेनरी उसे झूठ बोलने के लिए कहता है और घर के आसपास अलग अलग सुरागों की ओर इशारा करता है जो साबित करते हैं कि वह संबंध के बारे में जानती है। पत्नी टूट जाती है और कबूल करती है कि जेम्स ने झूठ बोला था। बाद में स्टेशन पर हेनरी ने देखा कि जेम्स को त्वचा की बीमारी है और उसे एहसास हुआ कि जब वे शरारत कर रहे थे तब विकी ने उसे खरोंच दिया था, इसलिए वह हत्यारा नहीं है। पुलिस को लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है और फिर भी जेम्स को गिरफ्तार कर लेती है। इस बीच आबे ने पत्र पर अधिक शोध किया और पाया कि कागज पर अंकित चिन्ह एक होटल से है। हेनरी को पता चलता है कि यह इटली के एक होटल से आया है जो अब मौजूद नहीं है। वह उस जगह पर एक बार रुके थे जब उन्होंने अपनी हालत के कारण अबीगेल से संबंध तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। बाद में हेनरी ने फिर से विकी के शरीर की जांच की और उसके मुंह में मांस पाया, जिसका मतलब था कि उसने अपने हमलावर को काट लिया था, जो ने उसे बीच में रोका, जिसने जेम्स को उसके कार्यालय में मृत पाया। पुलिस को लगता है कि उसने खुद को मार डाला, लेकिन हेनरी ने अपराध स्थल की तलाशी ली और कुछ सुरागों के साथ पुष्टि की कि जेम्स की भी हत्या की गई थी। जब पुलिस पत्नी के पीछे जाती है, हेनरी उस छात्र से मिलता है जिसका नाम उसने जेम्स के कागजात पर देखा था। उस आदमी के हाथ पर पट्टी बंधी हुई है और हेनरी को पता चलता है कि विकी ने उसे यही काटा है। ये पता चला कि उसने जेम्स और विकी को उनके पेपर लिखने में मदद की थी, लेकिन वे उसे क्रेडिट में शामिल नहीं करने वाले थे, इसलिए उसने बदला लेने के लिए उन्हें मार डाला। चाकू का इस्तेमाल करके छात्र हेनरी को बंधक बना लेता है, जिसे पुलिस सुरक्षा कैमरे पर देख लेती है। जो और उसके सहयोगी ने तुरंत उन्हें घेर लिया और छात्र के कंधे पर गोली मार दी ताकि वह हेनरी को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए और अंततः मामला बंद हो जाए। जब हेनरी घर जाता है तो उसे अपने रहस्यमय पीछा करने वाले का फिर से फोन आता है। वह आदमी जानता है कि हेनरी 200 साल का है और 2000 साल पुराना होने का दावा करता है। वह ये भी कहता है कि उसका नाम एडम है। कुछ समय बाद हेनरी अपनी मृत्यु की सूची पर पूरा अध्ययन पूरा करता है और उसे पता चलता है कि अलग अलग मौतों से पुनर्जन्म होने में अधिक समय लग सकता है। अबे क्रोधित हो जाता है क्योंकि वह हेनरी को अपने अभिशाप को समाप्त करने के लिए इतना बेताब देखकर घृणा करता है, जबकि वह बुरा होने से पीड़ित है, इसलिए वे बहस करते हैं। शाम को बिल का ब्रीफकेस चोरी हो जाता है और वह चोर का पीछा करने का फैसला करता है। वह उससे निपटने में कामयाब हो जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। तभी दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। शव मुर्दाघर पहुंच जाता है और हेनरी यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि 67 वर्षीय इस व्यक्ति का शरीर अपनी उम्र के हिसाब से अविश्वसनीय है। हालांकि उसके मस्तिष्क में बहुत सारी बीमारियां थी, मानो उसके युवा शरीर में बुरा मस्तिष्क हो। उसके पेट में एक अजीब तरल पदार्थ है और कोई अन्य भोजन या पेय नहीं है, इसलिए वह निष्कर्ष निकालता है कि इसी वजह से उसकी मौत हुई। जो और हेनरी बिल के बेटे से बात करते हैं, जो कहता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके पिता नाटकीय रूप से बदल गए। वह अपने परिवार को भूल गया और शारीरिक फिटनेस और पार्टी करने पर ध्यान केंद्रित किया। बिल चाइनाटाउन में पाया गया था, लेकिन वह उस क्षेत्र से नफरत करता था और उसके ब्रीफकेस में उन्हें किसी तरह के उपचार क्लिनिक का व्यवसाय कार्ड और बड़ी मात्रा में नकदी मिली। इसके बाद दोनों चाइनाटाउन जाते हैं और उस स्थान का पता लगाने के लिए सुरागों की एक श्रृंखला का अनुसरण करते हैं जहां बिल की मृत्यु हुई थी। वहां उन्हें एक आकर्षक महिला दिखती है जो इस पड़ोस में बिल्कुल अलग सी लगती है। वे उसका पीछा करते हुए एक छायादार दरवाजे तक जाते हैं जिस पर वही प्रतीक है जो उन्होंने बिजनेस कार्ड पर देखा था। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर गार्डनर द्वारा संचालित एटर्ना नामक एक महंगा क्लिनिक मिलता है, जो बताता है कि एटर्ना एक पूरक है जो लोगों को फिर से युवा महसूस करने में मदद करता है। हालांकि उन्होंने बिना वारंट के उन्हें नमूना देने से इनकार कर दिया। हेनरी ने देखा कि गार्डनर ने अपनी नाक को लंबा करने और जबड़े को स्त्रियोचित बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जो असामान्य विकल्प है और शायद इसका मतलब है कि वह अपना असली चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। फिर वह चुपके से उसका एटर्ना चुराने के लिए गलती से एक मरीज से टकराने का नाटक करता है, जो गार्डनर से अपने उंगलियों के निशान लेने के लिए बिजनेस कार्ड मांगता है। ये सारा कारोबार हेनरी को 1900 के दशक की याद दिलाता है, जब लोग तपेदिक के नकली इलाज बेचते थे। कई परीक्षण करने के बाद हेनरी को पता चला कि एटर्ना कोनों को काटने के लिए सस्ते यौगिकों का उपयोग करता है। जो भी शोध करता है और उसे पता चलता है कि गार्डनर एक फर्जी नाम का उपयोग कर रहा है। उसके पास कोई चिकित्सा प्रशिक्षण नहीं है और वह एक क्लिनिक चलाता था जिसमें कई लोग मर गए। वे गार्डनर से मिलने उसके घर जाते हैं जहां वह पूल पार्टी कर रहा है। वह बताते हैं कि वह एटर्ना नहीं बनाते, वह केवल इसे बेचते हैं, जिस पर हेनरी विश्वास करते हैं क्योंकि उनके पास प्रशिक्षण नहीं है। जबकि गार्डनर उनके साथ जाने के लिए उचित कपड़े पहनती है। हेनरी एक मरीज से मिलता है और नोटिस करता है कि उसे याददाश्त की समस्या है। अचानक उन्होंने गार्डनर की चीख सुनी और उसे देखने के लिए दौड़े, लेकिन पाया कि उसे चाकू मारकर मार दिया गया है। चोट बहुत सटीक है और स्केलपेल से की गई है, जिसका अर्थ है कि हत्यारे को चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त है। बाद में मुर्दाघर में हेनरी ने पुष्टि की कि गार्डनर का मस्तिष्क भी एटर्ना से प्रभावित हो रहा था। ये यौगिक संक्रमित ऊतकों से प्राप्त प्रियन से भरा होता है, जिसका अर्थ है कि मरीज मानव मस्तिष्क पी रहे हैं। जो और हेनरी अपने सहकर्मी लुकास से मिलते हैं, जो पुष्टि करता है कि मुर्दाघर से 12 शव गायब हो गए हैं। लुकास ने किसी भी छेद को खोजने के लिए पिछले सप्ताह की अपनी दिनचर्या साझा की और उन्हें जल्दी से पता चला कि शवों तक पहुंच रखने वाला एकमात्र व्यक्ति
एम्बुलेंस चालक है। पुलिस उस आदमी को घेर लेती है और उसे एम्बुलेंस में एक शव के साथ पाती है। पूछताछ के दौरान ड्राइवर कसम खाता है कि वह एटर्ना बना रहा है, लेकिन हेनरी उसे विश्वास नहीं करता क्योंकि उसके पास ज्ञान और प्रशिक्षण का अभाव है। जब पुलिस को क्लिनिक के मरीजों की सूची मिली तो हेनरी उस पर अबे को देखकर चौंक गया। वह उसे दिलासा देने के लिए घर भागता है और अबे समझाता है कि वह जवान नहीं रहना चाहता। उसे बस चिंता है कि हेनरी उसके बिना कैसे काम चलाएगा। उन्होंने एटर्ना नहीं ली क्योंकि ये बहुत संदिग्ध थी, लेकिन उन्होंने उस रसायनज्ञ से मुलाकात की जिसने इसे बनाया था। वह पुलिस को केमिस्ट का वर्णन करता है और सिस्टम में उसके चेहरे की खोज से पता चलता है कि वह मुर्दाघर के एक कर्मचारी की बहन और गार्डनर की प्रेमिका है। बाद में अबे मेट्रो में केमिस्ट को देखती है और हेनरी को फोन करके बताती है कि वह उसका पीछा करेगा। पुलिस स्टेशन पहुंचती है और हेनरी उसे सबसे पहले पाता है तो वह बताती है कि उसे नहीं पता था कि एटर्ना लोगों को चोट पहुंचा रही थी। गार्डनर ने उसे उसके गृह देश वापस भेजने की धमकी देने के बाद उसे ये प्राप्त किया। सस्ती सामग्री का उपयोग करना उसका निर्णय नहीं था, ये भी गार्डनर का ही निर्णय था। वह बहुत अपराध बोध महसूस कर रही है और खुद को मिटाना चाहती है, लेकिन हेनरी उसे रोकता है और मामला बंद कर देता है। एक संग्रहालय में एक फैंसी पार्टी में ग्लोरिया अधिकांश मेहमानों का अपमान करती है। जब वह गलियारे से नीचे चलती है तो वह देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ क्षण बाद पुलिस उसके शव की जांच कर रही है, जो हेनरी की जगह लुकास को वहां देखकर हैरान है। पता चलता है कि हेनरी ग्लोरिया का दोस्त हुआ करता था और उसे ये देखकर दुख होता है कि उसका शव उसके मुर्दाघर में पहुंचा है। चूंकि ग्लोरिया शहर के सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में से एक से संबंधित थी, इसलिए रिपोर्टर उसकी मौत के बारे में उत्सुक थे और लुकास ने गलती से उनसे कहा कि यह एक हत्या थी। जल्द ही यह खबर हर अखबार में छपती है और ग्लोरिया का परिवार इस सूचना लीक को लेकर गुस्से में है। हेनरी लुकास को बचाने के लिए दोष अपने ऊपर ले लेता है और उसे मामले से हटा दिया जाता है, जो फिर भी हेनरी को अपने साथ जांच करने के लिए आमंत्रित करती है और वे संग्रहालय जाते हैं, जिससे वह बहुत असहज हो जाता है क्योंकि वह अक्सर अबीगेल के साथ यहाँ आया करता था। सुरागों की एक श्रृंखला के बाद हेनरी ग्लोरिया के नक्शे कदम पर चलता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया गया और फिर उसने रेंग कर भागने की कोशिश की। सुरक्षा कैमरे की जांच से पुष्टि हुई कि उसके साथ कोई था। कैमरे पर दिख रहा आदमी लांस है, जिसे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है। उनका दावा है कि उन्होंने ग्लोरिया का आशीर्वाद इसलिए मांगा क्योंकि वह उनकी पोती से शादी करना चाहते हैं, जिसके पिता कॉनराड को यह मंजूर नहीं था। लांस के पास ग्लोरिया की अंगूठी है, लेकिन उसने उसे चुराया नहीं है, उसने उसे सगाई के लिए दिया था। उसने उससे कहा कि वह अपने दिल की सुनो, जो संदिग्ध लगता है क्योंकि आमतौर पर वो मधुर व्यवहार नहीं करती है। ग्लोरिया अजीब व्यवहार कर रही थी और हेनरी ने जो से लांस से उसके लक्षणों के बारे में पूछा, जिससे उसे लगा कि उसे स्ट्रोक हुआ है। हालांकि वह मामले से दूर है, इसलिए वह पुष्टि करने के लिए शव की जांच नहीं कर सकता। उसे याद है कि एक संग्रहालय पार्टी के दौरान ग्लोरिया से उसकी मुलाकात हुई थी और कैसे उसने उससे कहा था कि बहुत देर होने से पहले वह अबीगेल से शादी कर ले, जो लांस की मंगेतर से बात करने की कोशिश करती है और जानती है कि परिवार कितना अव्यवस्थित है। ग्लोरिया को हृदयहीन बताया गया है और अफवाहों के अनुसार वह कॉनराड को वसीयत से बाहर करने की योजना बना रही थी। कॉनराड वर्तमान में ग्लोरिया के फर्नीचर की नीलामी कर रहे हैं और प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक होने के कारण अबे को इसमें भाग लेने का मौका मिलता है। वह ग्लोरिया के बाथरूम में घुस जाता है और उसकी सभी दवाओं की तस्वीर ले लेता है, लेकिन इनमें से किसी से भी स्ट्रोक नहीं हो सकता। बाद में स्टेशन पर हेनरी कॉनराड को रीस पर चिल्लाते हुए देखता है और नोटिस करता है कि उसका हाथ कांप रहा है, जिसका अर्थ है कि उसे मिर्गी है। हेनरी उससे पूछता है कि वह कौन सी दवा लेता है और पुष्टि करता है कि यह उस तरह का यौगिक है जो ग्लोरिया को मार सकता था। पुलिस उससे पूछताछ करती है और कॉनराड पुष्टि करता है कि ग्लोरिया ने पहले ही उसे वसीयत से बाहर कर दिया है। उसके पास मकसद है, लेकिन पुलिस के पास उसे हिरासत में रखने के लिए सबूत नहीं है। जब हेनरी अपनी प्रयोगशाला में लौटता है तो लुकास उसे बताता है कि वह बहुत दोषी महसूस कर रहा था, इसलिए वह अंतिम संस्कार गृह में घुस गया और ग्लोरिया के जिगर का नमूना ले लिया। हेनरी तुरंत इसकी जांच करता है और पुष्टि करता है कि ग्लोरिया को दवा से जहर दिया गया था, लेकिन ये पार्टी से पहले था। उस दौरान ग्लोरिया के साथ केवल उसकी नज़ ही थी। उसी समय एक पुलिस वाला एक अखबार लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि नज़ को ग्लोरिया की संपत्ति विरासत में मिली है। जब पुलिस नज़ से पूछताछ करती है, जो और हेनरी ग्लोरिया के कमरे की तलाशी लेते हैं। चिमनी में राख के बीच उन्हें एक जला हुआ पत्र और एक गायब शैंपेन का गिलास मिलता है। हालांकि ग्लोरिया शराब नहीं पीती थी। हेनरी ने नज़ से और सवाल पूछने के लिए स्टेशन पर फोन किया और उससे पता चला कि ग्लोरिया ने जो खाना खाया था उससे दवा का असर तेजी से हुआ, इसलिए उसे बाद में दिया गया। इसके बाद वे ग्लोरिया की कार की जांच करते हैं और वह दवा ढूंढते हैं जिससे उसकी मौत हुई थी। हेनरी अपने निष्कर्ष साझा करने के लिए परिवार और पुलिस को इकट्ठा करता है। ग्लोरिया गंभीर रूप से बीमार थी और उसने खुद को मिटाने के लिए दवा ले ली थी। हालांकि उसने जो खाना खाया था उससे ये योजना से अधिक तेजी से काम करने लगा, इसलिए वह अपने पूर्व प्रेमी द्वारा बनाई गई पेंटिंग के सामने मरने के लिए खुद को फर्श पर घसीटती चली गई, जिसने जला हुआ पत्र भी भेजा था। मामला बंद होने के बाद जो अपने मृत पति की कहानी बताती है। बदले में हेनरी ने कबूल किया कि संग्रहालय ने उसे असहज कर दिया क्योंकि यही उसने अपनी मृत पत्नी को प्रपोज किया था। कुछ रातों बाद एक सुंदर महिला एक होटल से बाहर निकल रही है जब अचानक उस पर छायाओं द्वारा हमला किया जाता है। अगली सुबह हेनरी और लुकास को थाने बुलाया गया क्योंकि पुलिस को खून से लथपथ एक बॉक्स मिला था। जब हेनरी ने इसे खोला तो उसे अंदर एक मानव हृदय मिला। अपनी प्रयोगशाला में हृदय का अध्ययन करने के बाद हेनरी ने पुलिस को बताया कि यह एक महिला का था और उसे जीवित रहते ही निकाल लिया गया था। वे सिस्टम में हाल ही में लापता महिलाओं की जांच करते हैं और हेनरी अपने अवलोकन तर्क का उपयोग करके उन्हें खारिज कर देता है जब तक वह निष्कर्ष नहीं निकालता कि पीड़ित एक रात का काम करने वाला व्यक्ति रहा होगा। यह उसे उस समय की याद दिलाता है जब उसने जैक द रिपर द्वारा किए गए अपराधों की जांच की थी, क्योंकि वह उस समय शवों के अध्ययन का प्रभारी डॉक्टर था। समूह उस होटल में जाता है जहां महिला अक्सर काम करती थी और हेनरी को एक अंधा स्थान मिलता है जहां कोई अपराधी बिना देखे शव को खींच सकता है। पास में एक मीट फैक्ट्री है और हेनरी को पता चलता है कि पीड़िता का नाम जैक द रिपर द्वारा मारी गई महिलाओं में से एक के समान है, जिसका मतलब है कि वे एक नकलची के साथ काम कर रहे हैं।
फैक्ट्री की तलाशी लेने पर पुलिस को मृत महिला का शव मिलता है और हेनरी उन सभी विवरणों से प्रभावित होता है जो जैक के पुराने अपराधों से मेल खाते हैं। उसी समय हेनरी को एडम का फोन आता है जो शव की पहचान जानता है। हेनरी को फोन पर सायरन की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाहर भी, जिसका मतलब है कि एडम पास में है। वह उसे पकड़ने के लिए बाहर भागता है, लेकिन उसे केवल उसका छोड़ा हुआ फोन ही मिलता है। बाद में हेनरी फोन को अबे के पास ले जाता है जो बताता है कि यह एक बना है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। वे आश्चर्य करते हैं कि क्या एडम वास्तव में जैक द रिपर है, क्योंकि उसे कभी पकड़ा नहीं गया। वह पुलिस के साथ ऐसी कोई थ्योरी साझा नहीं कर सकता, इसलिए वह हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार का पता लगाना चाहता है। शरीर में ब्लेड का एक टुकड़ा था और हेनरी ने इसे एक बहुत ही दुर्लभ सर्जिकल ब्लेड के रूप में पहचाना। अबे एक अन्य एंटीक डीलर से संपर्क करता है जिसके पास ब्लेड हो सकता है और वह उसकी संपर्क पुस्तिका चुरा लेता है। दुर्भाग्य से यह जापानी में है और वह इसे पढ़ नहीं सकता। इस बीच हेनरी शव को करीब से देखता है और पाता है कि हत्यारे से गलती हुई है। पीड़ित की कलाई को काटने के बजाय, जैसा कि वास्तव में हुआ था, हत्यारे ने उस आकार का उपयोग किया जिसका समाचार पत्रों ने गलत वर्णन किया था। इसका मतलब है कि हत्यारा जैक नहीं है और वह पुराने समाचार लेख देख रहा है। जो और हेनरी लाइब्रेरी में जाते हैं और देखते हैं कि आखिरी व्यक्ति जिसने पुराना अखबार निकाला था उसने रिपर के केस से दूसरा नाम इस्तेमाल किया था। सूची में दूसरे नाम की लिखावट भी वैसी ही है और वह अभी भी पुस्तकालय में है। वह लड़का उन्हें घूरते हुए दिखता है और तुरंत भाग जाता है, इसलिए दोनों उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। संदिग्ध व्यक्ति अपना बैग गिरा देता है जबकि जो उसका पीछा करता रहता है, लेकिन हेनरी उसे देखने के लिए रुक जाता है और ब्लेड ढूंढ लेता है। उसी समय उसे एडम का फोन आता है जो अपराध स्थल पर है और हेनरी को बताता है कि वह एक विवरण बताने से चूक गया। ऐसा लगता है कि अपराधी सिर्फ जैक की नहीं बल्कि विभिन्न प्रसिद्ध हथियारों की नकल कर रहा है। अपराध स्थल पर एक ब्लैक डाहलिया है और हेनरी इसे संदिग्ध की नोटबुक में भी पाता है जो उस आदमी को पकड़ता है और पूछताछ के लिए थाने ले जाता है। उन्होंने बताया कि वह राक्षसों के बारे में ग्राफिक उपन्यासों के लेखक हैं जो हथियारों को प्रेरित करते हैं और यह सब शोध था। उनके कुछ प्रशंसक बहुत ही उग्र हैं और उनका पीछा करते रहते हैं, इसलिए यह आदमी जो से भाग गया क्योंकि उसे लगा कि वह भी एक पागल प्रशंसक है। प्रशंसकों द्वारा हत्या की कल्पनाओं के बारे में उनके वेबपेज पर की गई टिप्पणियों को देखते हुए उन्हें लगता है कि हत्याओं के पीछे एक प्रशंसक है और वह उनकी कॉमिक्स को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर रहा है। हेनरी और पुलिस कॉमिक्स की जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि हत्या की कहानी कॉमिक्स से कॉपी की गई हो सकती है। जल्द ही पार्क में एक और शव मिलता है और यह हत्या प्रसिद्ध ब्लैक डाहलिया मामले की हूबहू नकल है। पीड़ित के मुंह के अंदर नायलॉन का एक टुकड़ा है जिसका मतलब है कि अगला अपराध बोस्टन स्ट्रैंगलर से मेल खाएगा। शव के पास एक पत्ता है जो पार्क के किसी भी पौधे से नहीं आया है। ये केवल ब्रुकलिन में ही उगता है, इसलिए पुलिस उस क्षेत्र में रहने वाले प्रशंसकों के लिए कॉमिक वेबपेज खोजती है। संदेश के आईपी का अनुसरण करते हुए पुलिस टीम एक घर में घुसती है और डेवन नामक एक किशोर को गिरफ्तार करती है। पूछताछ के दौरान डेवन बहुत ही डरावना और आत्मसंतुष्ट व्यवहार करता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उनके पास उस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। माता पिता जोआना पर चिल्ला रहे हैं जो बताती है कि डेवन के घर में कुछ जूते अपराध स्थल के पैरों के निशान से मेल खाते हैं। इससे पहले कि माता पिता वकील के पास जाएं, हेनरी उन्हें बताता है कि उसके पास एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान से खरीदारी का सबूत है। चोरी के सबूतों के बारे में जो कि डांट को नजरअंदाज करते हुए हेनरी फिर भी एंटीक डीलर से मिलने जाता है और उसे उसकी किताब वापस दे देता है। वह उसे पुलिस जांच के बारे में बताता है और बदले में डीलर उसे बताता है कि ब्लेड डेवन ने नहीं खरीदा था, उसके पिता ने खरीदा था। जब हेनरी दुकान से बाहर निकलता है तो डेवन के पिता उस पर हमला करते हैं और उसके फेफड़ों में चाकू घोंप देते हैं। इसके बाद वह आदमी दुकान में घुसता है और एंटीक डीलर को पकड़ लेता है। वह उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन हेनरी उसे रोक देता है जो उस हालत में भी लड़ने के लिए तैयार है। काफी संघर्ष के बाद दोनों आदमी सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और हेनरी सदमे में होता है, इसलिए हत्यारा उसकी पीठ पर पैर रख देता है। फिर वह आदमी ऊपर जाता है और जो उसे रोक लेता है। जब वह अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है तो जो उसे गोली मार देता है। तहखाने में हेनरी को एडम मिलता है जो नहीं चाहता कि उनका रहस्य अभी पता चले। वह हेनरी की गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कर देता है ताकि उसका शरीर गायब हो जाए। अगले दिन जो इस तथ्य से निपटते हुए मामला बंद कर देती है कि उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी। हेनरी को एडम का फिर से फोन आता है जो कहता है कि यह केवल समय की बात है जब हेनरी भी हत्यारा बन जाएगा। कुछ समय बाद कॉलिन कैवेंडिश नाम का एक ब्रिटिश विस्काउंट एमिली नाम की एक अमेरिकी महिला से शादी करने के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि वह अपने ससुर नॉर्मन द्वारा पार्टी पर बर्बाद किए जा रहे सारे पैसों से सहज नहीं है। अगले दिन कॉलिन सेंट्रल पार्क के बीच में मृत पाया जाता है। जो को यह अजीब लगता है कि एक विस्काउंट आधी रात को पार्क में टहल रहा था और उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन लूट नहीं हुई। हेनरी को लगता है कि शरीर पर घावों का कोई मतलब नहीं है और उसे याद आता है कि वहाँ कोई विस्काउंट कैवेंडिश नहीं है, जिसकी पुष्टि एक पुलिसकर्मी ब्रिटिश दूतावास को फोन करने के बाद करता है। इसका मतलब यह है कि यह आदमी धोखेबाज है। बाद में प्रयोगशाला में उन्हें पता चला कि कॉलिन गोरा है, लेकिन उसने अपने बाल रंगे हैं। इससे हेनरी को वह सारी बातें याद आ जाती हैं जब वह बूढ़ा होने का दिखावा करने के लिए अपने सिर पर नकली सफेद बाल बना लेता था। उसके पड़ोसी फिर भी उससे मिलने आते और उसे अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता। वर्तमान में उसे कॉलिन की गर्दन के घाव में छोटे छोटे सोने के टुकड़े और उसकी अन्य चोटों में कुछ बजरी मिलती है। उसके मुंह की टेढ़ी बनावट भी दर्शाती है कि वह अमेरिकी है। उनके कपड़ों की बहुत विशिष्ट और व्यापक सिलाई हेनरी को यह एहसास कराती है कि वे एक ही दर्जी का काम करते हैं। जो और हेनरी दर्जी से मिलने जाते हैं जिसके पास कोई सुराग नहीं होता क्योंकि कॉलिन ने सब कुछ नकद में चुकाया था। वह उन्हें बताता है कि कॉलिन को शादी का सूट मिल गया है और दोनों अगले शादी के रजिस्ट्री में जाते हैं। जब जो कर्मचारी पैट्रिशिया से बात कर रही होती है, हेनरी को एक बाइक मैसेंजर दिखाई देता है जिसके पैरों पर कॉलिन जैसे ही निशान है। आदमी उसे बताता है कि यह निशान दिन भर बाइक चलाने से आया है और वह कॉलिन को एक तस्वीर से पहचानता है। उसका असली नाम वाइट था और वह बाइक मैसेंजर भी हुआ करता था, लेकिन 1 साल पहले वह गायब हो गया। कुछ शोध के बाद जो ने जोआना को बताया कि उसने क्या खोज की है।
ड्वाइट ओक्लाहोमा में एक अनाथ के रूप में बड़ा हुआ और कई पालक घरों में घूमता रहा। वह न्यूयॉर्क आए और एक संदेशवाहक के रूप में काम किया, लेकिन एमिली जैसी महिला से मिलने के लिए कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं कमाया, जो अपने पिता की कंपनी की बदौलत अमीर है। जब एमिली पुलिस स्टेशन आती है तो उन्हें उसके मंगेतर की पहचान के बारे में सच्चाई बतानी पड़ती है। प्रयोगशाला में लुकास को ड्वाइट की जेब में एक फटा हुआ चेक मिलता है। वह टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है और पाता है कि यह नॉर्मन की ओर से $1 मिलियन में खरीदा गया है। जो और हेनरी नॉर्मन को देखने जाते हैं, जो थोड़ा लंगड़ाकर चल रहा है, और इसका दोष वह गोल्फ खेलने को देता है। वे उससे कुछ सवाल पूछते हैं और नॉर्मन गलती से बता देता है कि ड्वाइट ओक्लाहोमा से है, जो पुलिस ने किसी को नहीं बताया है। हेनरी को दीवार पर कुछ कपड़े मिले जो ड्वाइट के सूट के थे और उसने निष्कर्ष निकाला कि उसका और नॉर्मन का झगड़ा हुआ था। दरअसल नॉर्मन का गोल्फ क्लब ड्वाइट की एक चोट से मेल खाता है। नॉर्मन को थाने ले जाया जाता है और उसका वकील पुलिस को एक लिखित बयान देता है। इसमें कहा गया है कि नॉर्मन ने घर पर ड्वाइट को गोल्फ क्लब से मारा था, लेकिन बाद में पार्क में उसे चाकू नहीं मारा था। जाहिर तौर पर ड्वाइट ने नॉर्मन के सामने सब कुछ कबूल कर लिया था और एमिली को भी बताने की योजना बना रहा था। उसे उम्मीद थी कि अगर एमिली अभी भी उसके पास है तो वह उसके साथ भाग जाएगा। नॉर्मन के पास मौत के समय के लिए एक बहाना भी है। बाद में हेनरी ड्वाइट के शरीर पर एक और नजर डालता है और पता चलता है कि गोल्फ क्लब से हुए घाव का इलाज किया गया था। हेनरी को एहसास होता है कि कोई तो हमेशा से मदद करता रहा होगा, क्योंकि ओक्लाहोमा का एक ग्रामीण लड़का ब्रिटिश लॉट की नकल करने का साधन नहीं रखता। यह पता लगाने के लिए कि उसने महंगे कपड़े कहां से खरीदे थे, एक कैटलॉग को देखते हुए वह एक सोने की कलम देखता है और अनुमान लगाता है कि यह हत्या का हथियार है। पुलिस जांच करती है कि ड्वाइट ने सब कुछ कहां से खरीदा और पता चलता है कि वह पेट्रिसिया के कर्मचारी छूट का उपयोग कर रहा था। टीम ने पेट्रिसिया के अपार्टमेंट की तलाशी ली और उन्हें शिष्टाचार संबंधी बहुत सारी किताबें, खून से सना हुआ एक कपड़ा और ड्वाइट की उसके परिवर्तन से पहले की एक तस्वीर मिली। वे यह मानते हैं कि पेट्रिसिया ने ड्वाइट को इसलिए मार दिया क्योंकि वह पेट्रिसिया और घोटाले के पैसे लेकर भागने के बजाय एमिली से सच्चा प्यार करने लगा था। सुरक्षा कैमरों की जांच से पता चला कि पेट्रिसिया ड्वाइट को प्रशिक्षण दे रही थी और डेटिंग भी कर रही थी। जांच शुरू होने के बाद से पेट्रिसिया काम पर नहीं गई है और अब उसका चेहरा पूरे शहर में वांटेड के बोर्ड पर लगा हुआ है। दोपहर में हेनरी अबे के साथ कब्रिस्तान जाता है और वे ड्वाइट के अंतिम संस्कार में एमिली को उसके पिता के वकील के बहुत करीब आते हुए देखते हैं। हेनरी भी पेट्रिसिया को चुपके से घूमते हुए देखता है, इसलिए वह और अबे जो को बुलाते हुए उसका पीछा करते हैं। पेट्रिसिया को अंततः गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसने कसम खाई कि वह निर्दोष है। उसने पुष्टि की कि ड्वाइट ने उससे संबंध तोड़ लिया था और हत्या की रात वह एमिली को सच्चाई बताने वाला था। सेंट्रल पार्क के बारे में सुनकर पेट्रिसिया ने खुलासा किया कि ड्वाइट की उसी स्थान पर हत्या कर दी गई थी जहां उसने एमिली को प्रपोज किया था। समूह पार्क में जाता है और थोड़ा सा पुनः अभिनय करता है, जिससे साबित होता है कि एमिली में ड्वाइट को मारने की ताकत नहीं थी और यह भी नहीं बताया कि उसके पास कोई बहाना है। किसी ने एमिली को अपने पास रखने के लिए ड्वाइट की हत्या की होगी, इसलिए पुलिस ने जाल बिछाने के लिए उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। शाम को नॉर्मन का वकील पार्क में उस सुनहरे पेन की खोज करने जाता है जिसे उसने हत्या के बाद दफनाया था, ताकि यह पुष्टि हो सके कि पुलिस के पास वह नहीं है। जासूस उसे घेर लेते हैं और तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। ये पता चलता है कि वकील एमिली से प्यार करता है और उसे अपने साथ भागने से रोकने के लिए ड्वाइट को मार डाला। एमिली को मामले की जानकारी देते हुए हेनरी और जो ने एमिली को भरोसा दिलाया कि ड्वाइट उससे सच्चा प्यार करता है और उसने चेक फाड़ दिया क्योंकि वह पैसे नहीं चाहता था। इसके बाद हेनरी टैक्सी लेकर घर जाता है और उसे पता चलता है कि ड्राइवर उसका रहस्यमय पीछा करने वाला एडम है। कुछ मिनट पहले एडम ने असली टैक्सी ड्राइवर को मार डाला और हेनरी को धोखा देने के लिए कार चुरा ली। वह पागलों की तरह शहर में गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और ये बताता है कि हेनरी को विश्वास नहीं है कि वह अमर है। इसे साबित करने के लिए वह खुद को मिटाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करता है और उसका शरीर गायब हो जाता है। वाहन नियंत्रण खो देता है और नदी में गिर जाता है। हेनरी सभी दरवाजे और खिड़कियां धक्का देता है, लेकिन उन्हें खोलने में असफल रहता है, इसलिए वह डूब जाता है। जब वह वापस जीवित हो जाता है तो कुछ पुलिसकर्मी उसे नग्न अवस्था में तैरते हुए दिखते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। स्टेशन पर जोआना ने स्पष्टीकरण मांगा तो हेनरी ने कहा कि वह नींद में चलने वाला व्यक्ति है। जोआना उससे कहती है कि विलक्षण होना ठीक है, लेकिन यह नहीं चल सकता क्योंकि इससे उसकी विश्वसनीयता को चुनौती मिलेगी। अन्य अधिकारी उसे इस घटना के लिए चिढ़ाते हैं, लेकिन जो चिंता दिखाती है जिसे हेनरी नजरअंदाज कर देता है। प्रयोगशाला में लुकास हेनरी को नवीनतम शव दिखाता है जो टैक्सी चालक होता है। केवल एक घाव है जो दर्शाता है कि उसे तलवार से मारा गया था। फिर हेनरी अबे को बताता है कि क्या हो रहा है और अबे उसे एडम के पीछे अकेले जाने के लिए डरता है। वह चाहता है कि हेनरी जो से मदद मांगे, लेकिन हेनरी को वो समय याद आता है जब उसने अपनी एक पत्नी को अपना रहस्य बता दिया था और उसने उसे पागलखाने भेज दिया था। हेनरी कुछ परीक्षण करने के लिए प्राचीन वस्तुओं की दुकान से कुछ तलवारें लेता है, लेकिन उनमें से कोई भी घाव से मेल नहीं खाती। जल्द ही पुलिस को पानी में कैब मिल जाती है और वे सुराग ढूंढने के लिए उसे बाहर निकालते हैं। एडम की गोली का आवरण सीट के नीचे है और जासूस उसे एक प्राचीन बंदूक से निकली गोली के रूप में पहचानता है, जो पिछली सीट पर खरोंच से डीएनए प्राप्त करना चाहती है, लेकिन हेनरी उसे बताता है कि पानी ने उसे धो दिया होगा। उसे हेनरी की घड़ी भी मिल जाती है तो वह दिखावा करता है कि उसने उसे गिरा दिया है। उस रात हेनरी और अबे बंदूक की तलाश में नदी पर जाते हैं। जब वे अंततः इसे पानी में तैरते हुए देखते हैं तो हेनरी इसे वापस लाने के लिए कूदने को तैयार हो जाता है, लेकिन पुलिस उन्हें रोक देती है। हेनरी को फिर से थाने ले जाया जाता है और वह जोआना से कहता है कि वह सुराग ढूंढ रहा था, इसलिए उसे जाने दिया जाए। जो उसका हालचाल पूछती है और बताती है कि उसे थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर उसे कभी जरूरत पड़े तो वह उसकी बात सुनने को तैयार भी है। इससे उसे पागलखाने में बिताए समय और डॉक्टरों द्वारा किए गए सभी भयानक उपचारों की याद आती है। हेनरी ने फिर भी थेरेपी आजमाने का फैसला किया। कुछ बातचीत के बाद चिकित्सक लुइस ने फैसला किया कि हेनरी को और अधिक लोगों की आवश्यकता है जिन पर वह भरोसा करता है और जिनसे वह जरूरत के समय बात कर सकता है, क्योंकि जाहिर है कि अकेले रहने से उस पर बुरा असर पड़ा है। इस बीच पुलिस को वह बंदूक वहीं मिल जाती है जहां हेनरी ने कल रात उसे देखा था।
यह एक बहुत पुराना मॉडल है और ब्रुकलिन में रिचर्ड स्माइथ नाम से पंजीकृत है। वे बंदूक लाइसेंस पर लिखे पते पर जाते हैं और पाते हैं कि अपार्टमेंट में एक शव को छोड़कर सब खाली है। ये रिचर्ड है, अपार्टमेंट का मालिक, और उसका शरीर खोला गया है, जो हेनरी को बुलाती है, जो शव की जांच करता है और बताता है कि इस आदमी का शव परीक्षण तब किया गया था जब वह अभी भी जीवित था। ये कट शिकार के चाकू की तरह बहुत सटीक ब्लेड से किए गए थे। संदेह होने पर हेनरी वापस अपने कार्यालय में जाता है और अपने टूल बैग की जांच करता है। पता चला कि उसका अपना शिकार का चाकू खून से सना हुआ है। फिर हेनरी ने यह बात अबे को बताई, जिसने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें या तो शहर छोड़ देना चाहिए या फिर जो को रहस्य सौंपना चाहिए। इस बीच जो लैब में पहुंचती है और लुकास उसे बताता है कि हेनरी अजीब व्यवहार कर रहा है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि रिचर्ड के शरीर का पोस्टमार्टम हेनरी की शैली में किया गया था, जो प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर जाती है और हेनरी को शहर छोड़ने के लिए सामान पैक करते हुए पाती है। वह उसे खून से सना हुआ ब्लेड पकड़े हुए भी दिखती है। अबे उसे सच कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी शरण में अपने अत्याचार के बारे में सोचता रहता है। हेनरी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वह जोआना और जो को एक संशोधित कहानी बताता है। कहता है कि उसका एक पागल पीछा करने वाला है जो सोचता है कि वह अमर है। जून की शुरुआत में ये केवल गुमनाम कॉल थे, इसलिए उसने सोचा कि ये सिर्फ शरारतें हैं, लेकिन शव मिलने पर उसे एहसास हुआ कि ये वास्तव में एक पागल आदमी था। हेनरी शहर छोड़ने की योजना बना रहा था क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने से उसका पीछा करने वाला रुक जाएगा। जो बताती है कि हत्या के समय हेनरी चिकित्सक के साथ था और जोआना का मानना है कि वह निर्दोष है। इसके बाद हेनरी और लुकास ने शव का गहन पोस्टमार्टम किया और एक काटने का निशान पाया। दोनों पीड़ितों को हाल ही में हेपेटाइटिस बी का टीका भी लगाया गया था। जो ने पुरुषों के रोजगार इतिहास की जांच की और पाया कि वे एक ही मनोरोग अस्पताल में काम करते थे। हेनरी और जो अस्पताल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि दोनों पुरुषों ने एक मरीज के साथ शारीरिक झड़प के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि अस्पताल पुलिस को यह नहीं बताएगा कि अदालत के आदेश के बिना ये किस मरीज ने किया, लेकिन फाइलें एक मनोचिकित्सक द्वारा देखी जा सकती हैं। हेनरी अपने चिकित्सक से उनकी मदद करने के लिए कहता है और लुइस को रोगी की फाइल हाथ लगती है। उस आदमी का नाम क्लार्क है और उसका कोई जन्म रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसे कई बार नदी में नहाते हुए पकड़ा गया है। वह बहुत हिंसक है, उसने कई कर्मचारियों पर हमला किया है और उसे मौत का कोई डर या आत्मरक्षा की भावना नहीं है। क्लार्क को अभी काउंसलिंग में जाना है, इसलिए जो इमारत को बंद करने के लिए सुरक्षा गार्ड के कार्यालय में जाती है। दुर्भाग्य से क्लार्क दरवाजा बंद होने से ठीक पहले बाहर निकल जाता है। इसके बाद जोआना क्लार्क की तलाश में शहर में तलाश करने के लिए वांटेड पोस्टर के साथ पुलिस के एक समूह को भेजती है। हेनरी घर जाता है और बहुत तेज संगीत सुनता है। अब एक ही जगह वह क्लार्क को तहखाने में उसका इंतजार करते हुए पाता है। क्लार्क घुटनों के बल बैठकर कटाना दिखाता है और हेनरी से उसके लिए सब कुछ खत्म करने को कहता है, लेकिन हेनरी मना कर देता है। उस समय अबे घर आता है और क्लार्क उसे रोकने के लिए तलवार की ओर बढ़ता है, इसलिए हेनरी क्लार्क से भिड़ जाता है और वे फर्श पर लड़ना शुरू कर देते हैं। काफी संघर्ष और एक दूसरे को फर्नीचर पर पटकने के बाद हेनरी एक चाकू पकड़ने में कामयाब हो जाता है और क्लार्क पर वार कर देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वह आदम नहीं था। जब पुलिस शव को लेने आती है तो वे उससे कहते हैं कि उसे बुरा महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आत्मरक्षा थी और उसने एक सीरियल किलर को मार गिराया था, इसलिए यह एक धार्मिक हत्या थी। अचानक फोन बजता है और हेनरी को एडम का फोन आता है, जो बताता है कि क्लार्क एक मनोरोगी था, इसलिए हेनरी ने एक अच्छा काम किया। एडम ने क्लार्क को यह विश्वास दिलाने के लिए हेरफेर किया था कि हेनरी उसे मारकर अपनी अमरता पारित कर सकता है, और अब हेनरी ने अपने लंबे जीवन में अंततः कुछ नया अनुभव किया है। जब एडम हेनरी को बाहर देखने के लिए कहता है तो पता चलता है कि उसकी पहचान वास्तव में लुइस है, जो हेनरी की प्रतिक्रिया देने से पहले ही टैक्सी में बैठकर चला जाता है।